तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स आज भी साइंस की जो प्रैक्टिस सेशन को श्रृंखला को जारी रखते हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 में वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में कार्य सिद्धांत को दिया गया है। तो आइए देखते हैं वुल्फगांग डोबेराइनर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रेड्स थ्योरी। जॉन न्यूलैंड्स इन्होंने कौन-सा न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, लॉ ऑफ एक्टिव्स। दमित्री इवानोविच मेंडलीव इन्होंने तत्वों के की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास इन्होंने दिया था। और हेनरी मोजले ने इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो इस प्रकार हमारा जो कूट बनेगा, कूट क्या बनेगा 2, ए का जो बनेगा 2 बनेगा, बी का 1 और सी का चला जाएगा 4 पे और हेनरी मोजले 3। तो 2 1 4 3 यह हमारा कूट बनेगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे 4 नहीं बनेगा, ये पहला गलत। 2 1 4 3 यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों एक बात बता दें आप सभी को कि ये टोटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 से यह क्वेश्चन उठाया गया है साइंस के। तो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों इसमें मिक्स हैं। तो आप सभी के लिए उम्मीद करते हैं बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। पहला इसमें देखते हैं, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। दूसरा देखते हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। तीसरा देखते हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। आगे देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो उपयुक्त कथनों में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा सत्य है, सत्य पूछा गया है। तो पहला देखेंगे, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो पहला करेक्ट आंसर है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े, तो यह भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कथन जो रहेगा वो कहीं तक हमारा सही नहीं है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए? मेंडलीफ नहीं दे पाए। तत्वों को समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। तीसरा है, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखें और सॉरी कथन, तो 1 2 3 इसमें तीनों कथन सही हैं। कथन तीनों है 1 2 3 वो सभी सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कथन दूसरा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो ये हमारा उल्टा लिखा हुआ है इसमें। तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें 18 समूह जिन्हें ऊर्ध्व स्तंभ कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज स्तंभ आवर्त होते हैं। तो इस प्रकार से कथन नंबर 1 सिर्फ सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पे देखेंगे धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, आयोडीन। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा इसमें चूज करना है, कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें देखेंगे बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन इसमें और जर्मेनियम, आयोडीन। तो कार्बन और आयोडीन यहाँ पे देखा जाए तो यह धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन कौन? कार्बन और आयोडीन। तो इस प्रकार से हमारा 3 और 5 कथन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे तो कार्बन और आयोडीन पिछले का आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होती है। पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। इसमें हमारा देखेंगे क्या सही होगा। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो उपयुक्त कथनों में देखेंगे जो अदृश्य आणविक गति होती है, अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है, ये तो करेक्ट आंसर है।
विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत तीव्र गति से होती है, ये हमारा सही नहीं होगा। पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करती है, तो यह भी हमारा सही होगा। तो इस प्रकार 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बृहदांत्र, आमाशय, क्षुद्रांत, ग्रसिका। तो क्षुद्रांत यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आइए यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह छोटी जगह में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी होती है। तो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनकी क्षुद्रांत कैसी होती है? उनकी क्षुद्रांत बड़ी होती है, और मांस खाने वालों की क्षुद्रांत कैसी होती है? छोटी होती है। आगे देखेंगे, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती हैं। पचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं, पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। और डी ऑप्शन देखते हैं, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा, सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, हमारा ए ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती है। ये हमारा कथन क्या होगा? गलत होगा। बाकी तीनों कथन जो है हमारे वो सही हैं। आगे देखते हैं, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। तो ये हमारा कथन पहला नंबर सही है। इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती। तो यहाँ पे देखेंगे, जो दिन में कोई CO2 नहीं निकलती, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रात में CO2 निकलती है। तो आप इसमें देखेंगे जो कथन हमारा 1 और 2 दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों की प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? अब इसमें देखते हैं कौन सी प्रक्रिया समान है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन। सी देखते हैं, पायरूवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। और डी देखते हैं, पायरूवेट का एथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया समान है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन। ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष में एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एटीपी, जल। करेक्ट आंसर होगा एटीपी, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं, कोशिकीय श्वसन से मुक्त हुए ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। मनुष्य में एक सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। तो यह बीपी का जो मापक होता है 120/80, यह बीपी का मापक होता है। इससे बीपी जब 120/80 होता है, तो इससे बीपी क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसको देखेंगे, इसको मापने के लिए स्फिग्मोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, 120, और अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। दूसरा कथन हमारा सही है। इसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, यह भी हमारा सही है। जबकि हमारा कथन एक जो होगा वो रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है, यह कथन गलत लिखा गया है, बल्कि यह उल्टा होता है, रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा 2 और 3 बस सही होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे देखेंगे, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। वही चीज वहां पे उल्टा, इसको यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ पे, तो ये हमारा वहां पे कथन नंबर 1 गलत हो गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है।
तो शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। बी ऑप्शन है लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं। सी है पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव, रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है। तो यह फिर हमारा यहाँ पे शिराएं और रुधिर में इधर उलट फेर कर दिया। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, तो यहाँ पे हमारा एक करेक्ट आंसर है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जल से पत्तियों तक जल एवं उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक है, तो ऑप्शन हमारा बी भी करेक्ट आंसर है कथन। आगे देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के नियमन में भी सहायक है, तो तीसरा भी करेक्ट आंसर। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सही, 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखेंगे, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। आगे देखते हैं, फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो यहाँ पे हमारा कथन जो 1 और 2 है, ये दोनों सही कथन दिया गया है। जो फ्लोएम होता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, तो दोनों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग करने का काम करती है। वृक्क के अंदर नेफ्रोम नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंद में बचे पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है, जिसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं पुनर्वशोषण को। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2। तो यहाँ पे हमने देखा जो वृक्क होता है, वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंदन में बचे पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है, तो तीसरा भी हमारा कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। तीनों कथन इसमें सही होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं। अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना, गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा इसमें उत्सर्जन के उदाहरण हैं, तो गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे चारों यहाँ पे सही आंसर होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, केवल 2, 3, 4 और केवल 1, 2, 3 और केवल 2 और 3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जो पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तियों में संचित करना, ये भी है, गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, चारों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन उपर्युक्त हार्मोनों में से कौन से जंतु में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है या करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे केवल सिर्फ एक आंसर सही होगा, एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन, केवल 1 एड्रेनलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे अवटु ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन, और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से इंसुलिन स्रावित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित इसमें सभी हैं, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण जो होता है वो अवटिक ग्रंथि द्वारा होता है, जिसे थायराइड ग्लैंड से बोला जाता है, जिसके लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। अगला देखते हैं वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यकाल में इसकी कमी बौनेपन का कारण बनती है। आगे देखते हैं इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में देखते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्जिलिक एसिड। इसमें ऑक्सिन क्या काम करता है, इसमें देखेंगे पादप हार्मोन दिया गया, इधर उसका प्रभाव दिया गया है। तो ऑक्सिन का प्रभाव क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, वृद्धि का संदमन करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि सहायक है, तने की वृद्धि में सहायक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो ऑक्सिन होता है वह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो ऑक्सिन होता है वह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, और जिबरेलिन जो होता है वह तने की वृद्धि में सहायता करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और एब्सिलिक एसिड जो होता है वो वृद्धि का संदमन करता है। तो इस प्रकार हमारा 3412 बनेगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं 3412, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3142, सॉरी 3412, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किन जीवों में विखंडन द्वारा जनन होता है। विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जीवाणु के द्वारा भी विखंडन द्वारा जनन होता है, प्रोटोजोआ में भी विखंडन द्वारा, और अमीबा में भी। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो हमारा कथन 1 और 2 है दोनों करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही आंसर होंगे। आगे देखते हैं नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। तो कौन सा इसमें सही है, इसमें हमारा केवल 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में तो केवल 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, एचआईवी। उपयुक्त में से कौन से रोग वायरस जनित हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, एचआईवी। तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर तो केवल 3 और 4 जो मस्सा और एचआईवी है यही रोग वायरस जनित हैं। तो मस्सा यानी कि वाट्स और एचआईवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 3 और 4। आगे चलते हैं। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है यदि कोई प्रकाश है, प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, तो प्रकाश सरल रेखा में, ये सरल रेखा है, सरल रेखा में चलने की बजाय प्रकाश क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ऐसे प्रकाश मुड़ जाएगा क्योंकि वह उसको भेद नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपारदर्शी है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन। तो यह प्रकाश का विवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तरंग के समान, कण के समान,
ना तो तरंग के समान ना ही कण के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की प्रवृत्ति होती है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, वह ना तो कण के समान होती है और ना ही तरंग के समान होती है। अगला देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आगे देखते हैं, उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से। तो करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा असत्य है, यह कथन पूछा गया है। असत्य कथन गोलीय दर्पण के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा नहीं बनता है, इसमें आभासी तथा सीधा बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसा बनता है उत्तल दर्पण में, आभासी जो प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो यह इस तरह से हमारा ए जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है तथा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर या उससे छोटा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टार्च में, वाहनों के अग्रदीपों में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने में, शेविंग दर्पण में। तो इस तरह से हमारा चारों ऑप्शन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, सही आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल और समतल दर्पण। तो किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? जो हो जाएगा वो होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तल दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।